हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसएससी एक्सप्रेस में। मेरा नाम रमन है और आज जिस टॉपिक पे हम एसए की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जल शक्ति अभियान। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। एसएससी में जो एसए पूछा जाता है वो 250 वर्ड्स का होता है और किसी भी एसए के 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन जो अराउंड 50 वर्ड्स का होना चाहिए। दूसरी आती है बॉडी जो अराउंड 150 वर्ड्स की होनी चाहिए। फिर आखिर में आता है कंक्लूजन जो अराउंड 50 वर्ड्स का होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब भी हम किसी गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसे किसने लॉन्च किया, उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी ओवरसीइंग मिनिस्ट्री कौन सी है, प्लस यदि उसकी कोई टैगलाइन या मोटो है तो वो पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इस स्कीम को लॉन्च किया था यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और ये जो कैंपेन है ये बेसिकली एक कैंपेन था और ये जुलाई 1 2019 से शुरू हुआ था। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तो वो था कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको वाटर कंजर्वेशन के प्रति सेंसिटाइज करना, ब्रिंगिंग सेंसिटिविटी ऑन द सब्जेक्ट एंड गिव फोकस्ड अप्रोच। और इसका जो मोटो था वो था संचय जल बेहतर कल। और वैसे तो इसको इम्प्लीमेंट करने में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी कई मिनिस्ट्रीज़ प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनके कोलैबोरेशन की हेल्प से इस कैंपेन को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन इसको कोऑर्डिनेट जिसने किया वो था डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो बेसिकली आपका जल शक्ति मिनिस्टर के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो यदि आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो आप लिखेंगे जल शक्ति अभियान वॉज अ कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। इट बिगेन ऑन जुलाई 1 2019 विद द मोटो संचय जल बेहतर कल and was launched by the Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat. In his words, this campaign was meant to bring sensitivity to the subject and give focused approach. It was a collaborative effort of various ministries of the Government of India and the state governments. It was coordinated by the Department of Drinking Water and Sanitation, which comes under the Ministry of Jal Shakti. ठीक है, तो ये अराउंड 50 to 60 वर्ड्स का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम बॉडी पे। तो बॉडी पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमें इस कैंपेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो रैशनल बिहाइंड द स्कीम। तो देखिए 1951 में जो इंडिया में वाटर की अवेलेबिलिटी थी वो अराउंड 5000 क्यूबिक मीटर्स की थी। यानी कि हर पर्सन को हर साल अराउंड 5000 क्यूबिक मीटर्स का वाटर अवेलेबल था। लेकिन 2011 में ये ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो गई, अराउंड 1500 क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर ही अवेलेबल है आज की तारीख में हमें। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों है? तो पहली बात, वाटर एक फंडामेंटल यूनिट है जिसके बिना हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा, हमारा कंट्री लार्जली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है, प्लस एग्रीकल्चर ही नहीं और भी जो वेरियस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, क्लाइमेट चेंज की वजह से, जैसा कि आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो वैगरीज़ हैं या जो वेदर वैगरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। क्लाइमेट वैगरीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असमय सूखा पड़ना, असमय फ्लड्स आ जाना, तो दोनों ही सिचुएशन में पानी की बहुत भारी कमी हो जाती है। जी हाँ, फ्लड्स में भी जो पीने का पानी है वो काफ़ी, उसकी बहुत किल्लत हो जाती है, जिसे कहते हैं ना वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ठीक है, इसी तरह जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो काफ़ी कम होती है हमारी कंट्री में। सिर्फ 8% रेन वाटर है जिसको हम हार्वेस्ट कर पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो कॉमन पीपल हैं वो कहीं ना कहीं इसके प्रति सेंसिटिव नहीं है। पहले जैसे पुराने घरों में टैंक्स होते थे या गाँवों में तालाब होते थे, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स की। तो बेसिकली ये जो कैंपेन था ये 2 फेजेज़ में चलाया गया था। पहला था आपका जुलाई 1 से सितंबर 15 तक। तो ये जो महीना है जुलाई से लेकर सितंबर तक का जो ये सीज़न है ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में मानसून सीज़न के नाम से कहलाया जाता है, पर इसकी टेक्निकल टर्म है साउथ वेस्ट मानसून। और जो सेकंड फेज़ था वो चलाया गया था अक्टूबर से नवंबर के बीच में। ठीक है, और बेसिकली इसे हम नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं।
तो इंडिया में एक बारिश होती है जो आपने बेसिकली नॉर्थ ऑफ इंडिया, नॉर्थ या जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ जो बारिश होती है, जैसे केरल है या मुंबई में है, वहाँ जो बारिश होती है वो मानसून के सीज़न में होती है। वो कब है आपका? जुलाई से सितंबर। लेकिन कई स्टेट्स हमारे यहाँ जैसे तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ जो बारिश होती है वो अक्टूबर या नवंबर या अर्ली दिसंबर के महीने में होती है। तो वहाँ जो बारिश होने का कारण है नॉर्थ ईस्ट रोटेटिंग मानसून। तो ज़रा एक बार हम मैप की हेल्प से समझ लेते हैं। बेसिकली जो साउथ वेस्ट मानसून है, यदि आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पिंक कलर के लाइंस हैं ये है विंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। तो जुलाई से पहले क्या था? समर सीज़न था आपका। समर सीज़न पे जो लैंड है उसके ऊपर की जो एयर है वो गर्म हुई और प्रेशर रिड्यूस हुआ, और इस वजह से क्या हुआ, ओशियन के ऊपर हाई प्रेशर था, लैंड के ऊपर लो प्रेशर था, तो विंड्स जो हैं वो ओशियन से इंडिया की तरफ मूव करती हैं। तो ये जो पिंक कलर के एरोज़ हैं ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे टकरा रहे हैं। तो यदि आप इंडिया की पोजीशन के रिस्पेक्ट में विंड्स को देखेंगे तो ये इंडिया की साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से इंडिया की तरफ आ रही हैं। इसीलिए हम इस मानसून को साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए, जो एक ऑरेंज कलर की लाइन है इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे जहाँ लिखा है वेस्टर्न घाट्स, ये पहाड़ियाँ होती हैं, ये उन विंड्स को कहीं ना कहीं रोक देती हैं। तो ये जो विंड्स हैं ये आपको जो सेंट्रल इंडिया का जो रीजन है, जैसा महाराष्ट्र में एक मराठवाड़ा का रीजन है, ये वहाँ तक नहीं जा पाती हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट रोटेटिंग मानसून। अब इस मैप में देखिए जो लेफ्ट में जो फिगर है, जो मैप है, वो है समर का सीज़न दिखा रहा है कि जब आपकी विंड्स ओशियन से लैंड की तरफ मूव कर रही हैं समर के बाद। लेकिन जैसे जैसे जुलाई से सितंबर आता है, बरसात होती है, तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो कूल डाउन होनी शुरू होती है और प्रेशर भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो अब लैंड के ऊपर हाई प्रेशर है, ओशियन के ऊपर लो प्रेशर है, तो अब जो विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, अब वो लैंड से ओशन की तरफ जाएंगी। तो राइट वाले फिगर में आप देखेंगे जो विंटर का सीज़न है उसमें जो विंड्स हैं वो हिमालय से इंडियन ओशन की तरफ जा रही हैं। तो जब ये वापस लौटती हैं उस समय ये तमिलनाडु जैसे स्टेट्स के ऊपर बारिश करती हुई जाती हैं, तो उसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट रोटेटिंग मानसून। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कैंपेन 2 फेजेज़ में चला था, ठीक है। दूसरा, चूँकि ये कैंपेन था जिसका मेन एम था सिटीजन्स के अमंग अवेयरनेस को फैलाना, तो इसमें सिटीज़न पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था और वो किया भी गया। वो कैसे किया गया वो हम आगे देखेंगे। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं 700 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनमें से हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी की कमी नहीं है। तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कमी है उनको पहले आइडेंटिफाई किया गया, और उनके अंदर भी जो ब्लॉक्स हैं, बेसिकली किन ब्लॉक्स में पानी की बहुत कमी है उनको आइडेंटिफाई किया गया, और वहाँ 5 बेसिक वाटर कंजर्वेशन इंटरवेंशंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई। अब ये क्या थी ज़रा समझ लेते हैं। पहली थी आपकी वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जो रेन वाटर है उसको कैसे हार्वेस्ट किया जाए और प्लस जो वाटर है उसको कैसे कंजर्व किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, कम से कम उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड अदर वाटर बॉडीज़। सबसे बड़ा एग्जांपल, जैसे विलेजेस में पहले तालाब होते थे, हर गांव का अपना एक तालाब होता था। पहले घरों में भी टैंक्स होते थे जहां पानी स्टोर कर लिया जाता था, तो इनको रिनोवेट करना, ठीक है। तीसरा है रीयूज़ ऑफ वाटर एंड रीचार्जिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो जो वाटर है उसको रीयूज़ करना, प्लस जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको रिचार्ज करना, ठीक है, उनमें दोबारा से पानी भरना। जैसे दिल्ली में बहुत फेमस है अग्रसेन की बावली, तो ये बावलीज़ होती हैं, जैसे राजस्थान के एरियाज़ में आपको पाई जाएंगी बावली, या आप मथुरा जाएंगे तो वहाँ जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसके पास भी एक बावली है। तो ये बावली होती हैं, बेसिकली ये वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको ऐसे स्ट्रक्चर्स को रिचार्ज करना। वाटरशेड डेवलपमेंट एंड इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का क्या फ़ायदा होता है, आप जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन की वजह से बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ। तो देखिए हर ब्लॉक और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर कंजर्वेशन प्लान्स, देखिए हर इस डिस्ट्रिक्ट अपने आप में यूनिक है, वहाँ की ज़रूरतें यूनिक हैं, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो यूनिक हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान्स बनाना, ठीक है। प्लस जो इरिगेशन है, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 60% के आसपास पॉपुलेशन अभी भी खेती करती है, तो वो जो इरिगेशन के लिए जो पानी यूज़ करती हैं उनको समझाना कि कितना पानी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी है उतना ही यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये किया गया कृषि विज्ञान केंद्र की हेल्प से। ये कृषि विज्ञान केंद्र वही होते हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड्स इशू वगैरह इशू करते हैं। 6
अब मैंने आपको बताया सिटीजन पार्टिसिपेशन, तो ये कैसे इंश्योर किया गया, तो देखिए स्कूल्स में जाके स्किट्स करी गई, कॉलेज स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया गया, जो एनएसएस कार्यकर्ता होते हैं या एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनकी हेल्प से कैंपेन्स चलाए गए, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनको इंक्लूड किया गया। तो ये सब चीज़ें थी। इस स्कीम की, इस कैंपेन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसमें कोई एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत नहीं थी। तो इसकी फंडिंग, अब सवाल आई कहाँ से, तो ये आई आपकी मनरेगा जैसी स्कीम्स की तरफ से, या जल शक्ति मिनिस्टर के पास अपना जो पैसा था वहाँ से आई। इस कैंपेन के लिए अलग से कोई फंडिंग नहीं थी। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखिए जो मनरेगा जैसी स्कीम से, मनरेगा क्या कहता है कि 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। अब ये जो कैंपेन है इसके अंडर हमने वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स को रिनोवेट किया, ठीक है, नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे। तो इन सब में कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो जो गरीब लोग जो मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अवेल करते हैं, तो उन्हीं को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। तो एक तीर से दो निशाने सरकार ने साधने की कोशिश करी। पहला, अवेयरनेस भी क्रिएट हो, मनरेगा के थ्रू जॉब्स भी जनरेट हो, प्लस कोई एडिशनल पैसा भी खर्च ना करना पड़े, ठीक है। आठवां सबसे बड़ा स्टेप, देखिए जो वाटर है वो स्टेट सब्जेक्ट है, हम अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट्स है ना, एक है यूनियन लिस्ट जिसके अंदर वो मैटर्स आते हैं जिस पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। दूसरा है स्टेट लिस्ट, वो मैटर्स जिसके ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर आपकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती हैं। तो ये जो वाटर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन इधर इनिशिएटिव सेंटर ने लिया था। अब बात आते हैं अचीवमेंट्स की। तो देखिए जो जल शक्ति अभियान का पोर्टल है उसके मुताबिक अब तक 10 मिलियन या 1 करोड़ वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स को बना लिया गया है, प्लस 76 लाख रिचार्ज स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरा, अराउंड 60 लाख लोगों ने इस अभियान में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने करीब 10 लाख सैपलिंग्स, मतलब पौध, जो पेड़ों की जो पौध होती है उनको प्लांट किया। ये इफॉरेस्टेशन के अंडर आता है। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए जल शक्ति अभियान एक ऐसा कैंपेन था जिसकी अपनी कोई फंडिंग थी नहीं, ठीक है। तो जो मुझे सही लगा, जो मैंने कंक्लूजन लिखा हुआ आप उसे देख सकते हैं। तो मैंने इसमें क्या लिखा है, जल शक्ति अभियान वॉज अ कैंपेन विद नो फंडिंग ऑफ इट्स ओन। इन माई ओपिनियन इट शुड हैव बीन फॉलोड बाय अ फंडिंग प्रोग्राम। Also, water planning should be based on hydrological units such as river basins and aquifers. But JSA was planned along the boundary of districts. All said and done, Jal Shakti Abhiyan was a time-bound mission mode campaign which aimed to create awareness among the masses. One cannot ignore the fact that it is one of the first steps in the right direction. ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन था जो मुझे सही लगा। अगर आपके पास कोई और कंक्लूजन तो आप वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप यही लिखें। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।